हेलो एवरीवन। आज हम लोग डायनामिक्स 365 फाइनेंस एंड ऑपरेशन या फिर डायनामिक्स ईआरपी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सप्लाई चेन पार्ट वन, हिंदी या उर्दू, यानी कि अपनी देसी लैंग्वेज में। तो इससे पहले लास्ट सेशन में फाउंडेशन के बारे में बताया था, लेकिन वो इंग्लिश में था। इजी है, चेक करो। तो आज के सेशन में प्रोक्यूर टू पे हमारा सेशन है, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन में पूरी सप्लाई चेन की बेसिक साइकिल के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इसमें जैसे कंटेंट में डिटेल में ये है, पहले तो मेरे बारे में बताऊंगा और जैसो हम देखेंगे कि एक्सपेंस घर पे कैसा होता है और उसको जैसे कंपेयर करेंगे रियल टाइम सिनेरियोस के ईआरपी से, और ऑर्गेनाइजेशन क्यों खरीदती है, फिर आइटम सर्विसेज के बीच में फ़र्क क्या है, और ऑर्गेनाइजेशन में कौन बाय करते हैं। ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जैसा आगे के देखेंगे। और ये बिजनेस साइकिल्स, तो बिजनेस साइकिल्स में ये है कि हम लोग आज का सेशन जैसे क्या है, प्रोक्यूर टू पे, वैसे ही काफ़ी सारे बिजनेस प्रोसेस या बिजनेस साइकिल्स है, तो उसके बारे में हम लोग जैसा देखेंगे आज। फिर पीओ के बारे में देखेंगे, परचेस ऑर्डर, फिर परचेस ऑर्डर के बाद क्या होता है, डिलीवरी नोट, प्रोडक्ट रिसीप्ट, इन्वेंट्री, इनवॉइस से लेके पेमेंट तक बेसिक प्रोसेस हम लोग देखेंगे। मेरे बारे में अगर आपको मालूम करना है तो मेरा लिंक्डइन का जो क्यूआर कोड है, आप स्कैन कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है और मेरा यूट्यूब चैनल भी है। लास्ट सेशन जो फाउंडेशन के बारे में बताया था, उसका डायरेक्ट लिंक है, आप स्कैन कर ले सकते हैं। और उसमें जैसे ये कंटेंट्स हम लोग डिस्कस किए थे कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करता, मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जैसे कि टैक्स के बारे में पढ़े थे हम लोग, कि जैसे मस्ट फॉलो करना पड़ता है कंपनी अगर रजिस्टर करना है। तो ये सब सारी चीज़ों क्या है, यूज़ करने के लिए ईआरपी जैसे बहुत हेल्प करता है आपको, कंपनी को जैसे कंप्लायंट रहने के लिए, ताकि फाइन्स वगैरह ना आए। और डायनामिक्स के करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करा था, फिर से बोल दूँ, डायनामिक्स में आपकी जैसे भी है बहुत का तरीका है स्टार्ट करने के लिए करियर, या फिर डेटा एंट्री लेवल से बेसिक स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर सपोर्ट पे काम कर सकते हैं अगर आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता हो, या फिर आप आईटी कंपनी में ऐसे कंसल्टेंट बन सकते हैं, या फिर आप टेक्निकल राइटर भी बन सकते हैं, टेक्निकल सेल्स भी बन सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सेल्स में भी बन सकते हैं आप। तो काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ है कि मतलब ईआरपी बूम पे है, यानी कि डिमांड है ईआरपी की। तो अभी जो भी जब अभी सिंपल हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से घर की जैसे राशन से, कि घर में क्या होता है, कैसा सप्लाई होती है, क्या आइटम रहते हैं। तो उसका एक बेसिक सिनारियो समझाता हूँ कि घर में मम्मी क्या करते हैं कि आपके अगर आप देखें तो क्या है, मम्मी क्या करते हैं, मंथली जैसे ग्रॉसरीज खरीदते हैं, ठीक है, एक प्लानिंग के हिसाब से खरीदते हैं। अब जैसे कि मेरा फ्रिज है, मैं आपके सामने, फ्रिज में क्या हर एक चीज़ है, कंटेनर के अंदर, बिन के अंदर है, शेल्फ बने हुए हैं, ठीक है। फ्रिज समझ लो कि एक पूरा रैक हो गया आपका। तो उसमें क्या है, आपके पास ऊपर के खाने में, ऊपर के कल शेल्फ में थोड़ा आइटम्स रखे हुए हैं, नीचे के शेल्फ में पूरे आइटम्स रखे हुए हैं। अब बेस्ट एग्जांपल जो है कि कहते हैं आप किचन को जैसे वेयर हाउस समझ लो, ठीक है। किचन क्या हो गया, आपका एक वेयर हाउस हो गया, मतलब एक जगह होगी जिसमें अलग अलग आपके लोकेशन है। और जैसे फ्रिज समझो एक लोकेशन हो गया मेरा, और उसके अंदर शेल्फ्स हो गए, और उसके अंदर बिन्स हो गए। अब अंडे जो है मेरे पास, ये बिन के अंदर आप देख रहे हैं, इसमें क्वांटिटी है। तो आप जैसे एग्स कब खरीदते हैं, डेली खरीदते हैं, वीकली खरीदते हैं, या मंथली खरीदते हैं, है ना। तो वो हिसाब से आप लोग क्या करते हैं, रीऑर्डर करते हैं या फिर रिप्लेनिश करते हैं। ऐसे नहीं कि आप मंथली जाके भाई महीने भर का अंडे ला लो, नहीं। आप जैसे ड्राई आइटम्स लाते हैं महीने भर के लिए, शायद गोश्त ला लो आप एटलीस्ट 20 दिन के लिए, फ्रिज में जगह है तो, है ना। या फिर आपके पास सामान ही है घर में, तो आप क्या है, पड़ोसी से मंगा लो। मैं इसलिए ले रहा हूँ पड़ोसी का एग्जांपल, इज काइंड ऑफ लाइक डिफरेंट वेयर हाउस हो गया, वो एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में काइंड ऑफ आइटम जैसा ट्रांसफर हो रहा है आपका। आइटम यानी कि मेरा ये कल से राशन का आइटम्स हो गया, ठीक है। और जब हम कोई भी आइटम रिप्लेनिश करते हैं या फिर ऑर्डर करते हैं, उसके लिए क्या लीड टाइम है। मतलब आप कोई भी एक, जैसे कि आप कोई ख़ास दुकान से आप गोश्त लेते हैं, या फिर ख़ास आपके
फेवरेट दुकान से आप चीज़ लेते हैं अलग अलग जगह से, 1 घंटे 2 घंटे या फिर 1 दिन या 2 दिन, है ना। तो ये इसमें तो अपने एग्जाम्पल छोटा है तो सिर्फ आवर्स का फ़र्क रहेगा, लेकिन इंडस्ट्री में क्या है, जब कोई भी ऑर्डर करते हैं प्रोक्योरमेंट में, तो क्या है काफ़ी सारा टाइम लगता है, कभी 1 दिन लग जाता हूँ, कभी 1 महीना लग जाता है, कभी जैसे 3 महीने लग जाते हैं, कभी शिपमेंट आने 6 महीने हो जाता। ठीक है। शिपमेंट का मतलब ये है इज नथिंग बट आपका डिलीवरी पार्सल, बस उसको शिपमेंट बोलते हैं। जब आप राशन खरीदने जाते हैं तो हर आप हर दुकान से नहीं लेते सामान, आप अपने जैसे घर के पास वाली दुकान से लेते हैं या फिर वो दुकान से लेते हैं जिसके आपके रिलेशनशिप बना हुआ है अच्छा खासा। क्यों रिलेशनशिप बना हुआ है, शायद वो आपको मंथली जो सौ गलती क्रेडिट पे जैसा आपको राशन दे, तो इसलिए वो अप्रूव सप्लायर लिस्ट समझ लो उसे। और उसके साथ क्रेडिट टर्म्स, यानी कि आप हर महीना पहली जब होती है आप जैसे उसको क्या देंगे, आप उसको राशन देंगे। ठीक है। अब इसमें हम लोग ग्रॉसरी की लिस्ट से फिर से स्टार्ट करते हैं कि अब ग्रॉसरी की लिस्ट में रहता है क्या, लिटरली एक क्या रहता है, एक पेपर रहता है जिसमें आपके पास सारी चीज़ें लिखे हुए रहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि इसमें क्या है, दूध हो गया, अंडे हो गया या फिर चीज़ वगैरह, ये जो है ये चीज़ें जो है, ये लिस्ट जो बनी हुई है इंटरनली, प्लान्ड है या अनप्लान्ड है। लेट्स से इट इज़ प्लान्ड, तो आपके पास क्या मंथली, लेट्स से दिस इज अ शॉपिंग लिस्ट। तो ये जो जो मंथली जो लिस्ट होती है ना, उसको इंटरनली ईआरपी से अगर कंपेयर करते हैं तो उसको बोलो कि पीआर, परचेस रिक्वेस्ट, या फिर परचेस रिक्वेजिशन। एक्चुअली नाम है परचेस रिक्वेजिशन, लेकिन उसको पीआर भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो टिपिकल लिस्ट होती है आपकी इंटरनली या जो यूज़ करते हैं, गलत ये एक लिस्ट होती है ना, तो ये लिस्ट को जैसे हम लोग बताएंगे कि ईआरपी में जैसे इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो जब आप लिस्ट लेके जाते के आप दुकान पे देते हैं शॉपिंग की लिस्ट, तो आपको दुकानदार क्या करता है, आपको जैसे राशन देता है। ठीक है। और वो राशन के साथ फिर आपको एक बिल भी देगा, फिर आप क्या करोगे, बिल के अगेंस्ट आप पे करोगे, या फिर वो बिल लेके घर को वापस आ जाओगे, नेक्स्ट मंथ आप पे करोगे, या फिर आप जैसे जब भी जैसो इजीली कैश देंगे। अगर आप कोई सामान लेके आए लेकिन मम्मी जैसे गुस्से में है कि भाई आप डालते धनिया की जगह कुछ और लेके आए, तो आपको वापस तो करना पड़ेगा, या फिर आइटम डैमेज आ गया तो वापस करोगे, तो उसको क्या रिटर्न भी करना पड़ेगा, ये पूरी साइकिल है ये। ठीक है। अब है एक्चुअल ईआरपी का बिजनेस साइकिल। तो पहले तो क्या, हम लोग खाली एक जनरल आइडिया ले कि आपके पास फ्रिज है, आपके पास आइटम्स है, आपके पास लोकेशन है, उसमें ऑर्डर होता है, फिर आप ग्रोसरी पे जाके जैसो सामान खरीद के लाते हैं। ठीक है। ये पूरी जैसो परचेज की जैसो प्रोक्यूर टू पे, पी टू पी प्रोसेस है ये। मतलब आप सब खरीदने की रिक्वेस्ट से लेके वेंडर को पे करने तक, वेंडर यानी कि दुकान वाला हो गया आपका, या फिर दूध वाला हो गया, या फिर गोश्त वाला हो गया। ठीक है। अब पहला प्रोसेस है पीआर। तो परचेज की पहले साइकिल में क्या है, पीआर। पीआर इज नथिंग बट परचेज रिक्विजिशन। अब परचेज रिक्विजिशन आप जैसे कंपेयर करो अपने पिछला लिस्ट स्लाइड के, ये राशन लिस्ट, मगर फ़र्क ये है कि ये जो लिस्ट है इंटरनल बनी हुई है, मतलब आप इंटरनल लिखे हुए हैं। लेट्स से आप लिस्ट बनाएं या फिर आपकी मम्मी लिस्ट बनाए, लेकिन अप्रूवल डैडी का चाहिए। ठीक है। या फिर घर के कोई बड़े हैं उनका गलत अप्रूवल चाहिए कि ये राशन लाना है। ठीक है। उसमें से सारे आइटम्स में से थोड़े आइटम्स कट हो गए, आपके बहन के लिए चॉकलेट लेना था लेकिन नहीं, कैंसिल हो गया। ठीक है। तो ये जो हो गया पीआर की जो लिस्ट हो गई, जिसमें अब ईआरपी में बात करें तो परचेज रिक्विजिशन क्या होता है, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, बजट रहता, कभी बजट नहीं रहता, लेकिन वो लोग ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे रिक्वेस्ट बनाते रहते हैं। जैसे कि अगर कंपनी के अंदर स्टेशनरी है तो वो क्या करता है, हर महीना जब हम मुझे कलते A4 साइज के जैसे 4 बंडल चाहिए, वो परचेज रिक्वेस्ट बना लेता। फिर उसका मैनेजर एचआर वाले, लेट्स से उसका मैनेजर एचआर है तो उसके पास रिक्वेस्ट आई और वो अप्रूव कर दिया। ठीक है। वो है परचेज रिक्वेस्ट। और फिर जब आपके पीआर अप्रूव होता है तो सेकंड स्टेप होता है आरएफक्यू, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। अब एचआर वाले जो अप्रूव कर दिया उसके बाद रिक्वेस्ट जाती है यूजुअली परचेज डिपार्टमेंट। तो हर कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एक परचेज डिपार्टमेंट रहता है, एक सेल्स का डिपार्टमेंट रहता है। परचेज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ये रहती है कि वो जो भी है एक कंपनी को खरीदने की जिम्मेदारी रहती है उनके पास। ठीक है। उनके पास अप्रूवल अथॉरिटी रहती है। तो आरएफक्यू क्या है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। वो लोग क्या करते हैं, वेंडर्स को जैसे लिस्ट करते, ईमेल भेजते या फिर फ़ोन पे कॉल करते, पूछ के बोलते कि मैं मोनोको पे पेपर चाहिए,
आपका क्या रेट है और कब तक डिलीवर करते हैं और आपके क्रेडिट टर्म्स क्या है। ये तीन मोटे मोटे चीज़ें याद रखो फिलहाल। ठीक है। आप कब डिलीवर करते हो, डिलीवरी टर्म्स आपके क्या है, क्रेडिट टर्म्स क्या है, मतलब आप तो 30 दिन के बाद पैसे लेंगे, आपको सिर्फ कैश पे ही चाहिए पैसा, या फिर आपको 60 दिन के 60 डेज के बाद भी आपको पैसा पे कर सकते हैं वापस। ये सारे कंडीशंस RFQ में रहते हैं। लेट से मैं बस 3 वेंडर के पास से अलग 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 जैसा कोटेशंस आ गए, तो मैं क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा और प्रोक्यूरमेंट वाले जैसा डिसीजन लेके, सिंपल डिसीजन कि भाई इसका कल एक जगह से वेंडर का रेट ज़्यादा है लेकिन 1 घंटे में डिलीवरी है, दूसरे के पास से क्या है, रेट कम है लेकिन क्वालिटी सही नहीं है, तीसरे के पास रेट ज़्यादा है, क्वालिटी भी अच्छी नहीं है लेकिन क्रेडिट टर्म 60 डेज के है। तो ये बिजनेस करते उनकी करते इंटरनल पॉलिसी के हिसाब से ये उनके करते वो लोग जिसका क्या है, कोई एक वेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं, वो है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। लेकिन बड़े कंपनीज में क्या करते हैं कि रोज जैसा वेंडर्स को ईमेल कर लेते हैं, नहीं भरते। एक बार क्या करते हैं, आपकी अप्रूव सप्लायर लिस्ट बना लेते हैं, मतलब आपके जैसे ये अप्रूव स्टेशनरी की 2 दुकानें 3 दुकानें कम से कम 3 जैसा शॉप्स हो गया, तो क्या इनसे क्या है, या फिर कांटेक्ट कर लेते हैं, तो उनको क्या इजीली जैसे डायरेक्ट ऑर्डर नेक्स्ट टाइम भेज सकते हैं, बार बार कोटेशन देने की जरूरत नहीं है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बट लेकिन अब फिलहाल सिंपल से यहाँ रख लो कि RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जब आप एक कोई वेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से एक ABC स्टेशनरी नाम है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक है भाई हम एग्री कर लिए, हम आपको PO भेजेंगे, परचेस ऑर्डर, जो लीगल डॉक्यूमेंट है, जो लीगल क्या उसको क्या कमिटमेंट कि आप जैसो हमें जैसे सप्लाई करो, हम आपको जैसो ऑन डिलीवरी कैश दे देंगे, जो भी कंडीशन है। तो हम जैसो कल एक वेंडर को क्या देंगे, हम ऑर्डर देंगे। अभी PO क्या है, बस ये सेम रिसीट है, बस इसके ऊपर क्या है, दुकान का नाम आ जाएगा बस। ठीक है। PR हो गया, PO, वही चीज़ है इसके अंदर। अब दूसरी चीज़ें क्या आते हैं, इसमें 3 4 कॉलम्स रहते हैं। एक तो आइटम नंबर हो गया, दूसरा आइटम का डिस्क्रिप्शन हो गया, तीसरा क्या यूनिट प्राइस हो गया, फिर और जैसे क्वांटिटी हो गया, और जैसे नेट अमाउंट। ये 4 5 कॉलम में याद रखो हमेशा। ठीक है। आइटम नंबर, आइटम नेम, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी और नेट अमाउंट। ठीक है। ये क्यों बोल रहा हूँ, याद रखने के लिए, पूरी चीज़ें जैसे रिपीट होंगे, PR में, RFQ में, PO में, पूरी P2P साइकिल में सारी चीज़ें जैसे रिपीट होने वाले हैं। ठीक है। तो PR फिर से क्या हो गया, अभी आपका जो इंटरनल रिक्वेस्ट है उसमें अगर आपको प्राइस मालूम है तो लोग क्या करते हैं, डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, अपना एस्टिमेटेड प्राइस डाल देते हैं, क्वांटिटी यूनिट प्राइस रहता है उसमें। RFQ में क्या है, फिर चेंज होता है। आप एक्सपेक्ट करें कि कल से लेट से $100 में जैसा पेपर्स का बंडल है 5 का, लेकिन यहाँ पे क्या RFQ में क्या है, थोड़े वेंडर क्या करते हैं, आपको इस कोई वेंडर 80 में दे रहा, कोई वेंडर 120 में दे रहा डॉलर में। तो कंपेयर तो परचेज वाले जैसा डिसीजन लेते हैं, जो समझ में आया उसको हम लोग क्या करते हैं, परचेस ऑर्डर भेजते हैं, PO भेजते हैं। जब PO भेज दिए, जब वो डिलीवर करता है, किसको डिलीवर करता है, या फिर वो रिसेप्शन पे आकर डिलीवर करता, या फिर आपके कोई स्टोर से या फिर आप बोल रहे हैं कि मेरी कलते हेड ऑफिस में जैसे परचेस डिपार्टमेंट वाला है लेकिन फैक्ट्री में डिलीवर करना है, तो कहीं और कोई ना कोई लोकेशन पे डिलीवर करेगा। आप PO में सब मेंशन करते हैं, डिलीवरी टर्म्स में और डिलीवरी लोकेशन सब चीज़ मेंशन करते हैं। तो GRN क्या होता कि PO के बाद जब वो डिलीवर करता, तो कोई एक्नॉलेज करता हमारे पास से, आपके पास से, कि हाँ मैंने जैसो रिसीव किया, किसके अगेंस्ट, ये PO नंबर के अगेंस्ट मैंने रिसीव किया। तो गुड्स रिसीव नोट बोलते हैं कोई ERP सिस्टम में, या फिर गुड रिसीव्ड वाउचर भी बोलते हैं बाज लोग, या फिर प्रोडक्ट रिसीव्ड भी बोलते हैं। वही उसके अंदर सेम लाइन से, बस लेट से कि मैंने कल PO में देखा क्या है, 100 क्वान्टिटी से, लेकिन क्वांटिटी इतनी ज़्यादा कि एक बैच में जैसे एक डिलीवरी में नहीं आता, तो डिलीवरी आपके पास 10 की है खाली, तो आप 10 आइटम्स रिसीव करते हैं। आज 10 आइटम, फिर 2 घंटे के बाद 10 आइटम, फिर 6 दिन के बाद 10 आइटम, जब पूरे आइटम्स डिलीवर होने के बाद आपको जैसो बिल दे देते हो कि भाई मैंने आइटम का एक एक आइटम पार्शली या फिर फुल डिलीवर किया, जितना भी डिलीवर किया वो हिसाब से मैं इनवॉइस सबमिट करते रहता हूँ, मैं मतलब दुकान वाला। तो आप क्या करते हैं, वही इनवॉइस के अंदर क्या देखते हैं आप, वही जो इसमें बने हुए 4 लाइन्स, वो जो है इसमें जैसे इनवॉइस में फिर से एंट्री करते हैं कि हाँ भाई जैसो मैं जैसो रिसीव किया आइटम, उसका एक्नॉलेजमेंट है ऑलरेडी, मैं चेक कर लिया। अकाउंट्स वाले क्या करते हैं, उसको कब पैसे देना है वो रिकॉर्ड करते हैं, या फिर कैश है या फिर 30 डेज के बाद है। अगर वो कैश है तो जब का जब पेमेंट, और एक फिर से अलग एंट्री मारते हैं पेमेंट की।
ठीक है, कंफ्यूज मत हो, ये सारे सारे स्टेप्स रिपीट होते हैं। पीआर जैसा आप एज एन जनरल यूजर यूज करता, आरएफक्यू और पीओ परचेज डिपार्टमेंट वाले यूज करते, जीआरएन समझ ले कि स्टोर्स वाले यूज करते, इनवॉइस और पेमेंट अकाउंट्स वाले यूज करते। अगर बड़ी कंपनी तो अकाउंट पेएबल्स की इनकी अलग से टीम रहती है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में देखिए हम लोग ऑर्डर टू कैश। लेकिन अब ये पीआर और आरएफक्यू और जीआरएन का ये सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को ये सिस्टम में बताता हूँ डेमो में। एक मिनट, लास्ट टाइम रिकॉर्डिंग जो समय से हो गई थी तो इसलिए फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा, लेकिन आपको बताता हूँ मैं। एक सेकेंड, ये VMware है, इसमें जैसो डायनामिक्स का वो है। आ गया आ गया। ठीक है, डायनामिक्स में जब आप लॉग इन कर जाए तो स्क्रीन ऐसा दिखता है। ठीक है, इसमें क्या है, कंपनी का बैनर रहता है, डायनामिक फाइनेंस एंड ऑपरेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ भी सर्च करना है, जैसे कि परचेस रिक्विजिशन सर्च करो, परचेस ऑर्डर सर्च करो तो आपको इधर मिल जाता है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं परचेस रिक्विजिशन, पहला जो ऑप्शन था। तो अभी सिस्टम जैसे सर्च कर रहा है यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे सारे ऑप्शन दे दिया। ठीक है, परचेस रिक्विजिशन के बारे में क्या क्या है। और ये हो गया मेरी कंपनी लीगल एंटिटी, ये मेरे अलर्ट्स हो गए, ये मेरे सेटिंग्स हो गए और मेरा हेल्प और जैसे यूजर आईडी की जैसे डिटेल्स। ये है कैलेंडर है, सेशन डेट है, मैं इसके बारे में बोलता हूँ बाद में आपको। ये मेरे पेंडिंग अप्रूवल्स है और ये डैशबोर्ड्स है ये इसको, लेकिन डायनामिक्स में इसको टेक्निकल वर्ड है वर्क फ्लोस। लेफ्ट साइड में ये ऑप्शन है, होम बटन बोलते फिर आप वापस यही स्क्रीन पे आ जाते हैं। स्टार मतलब फेवरेट्स आपके लिंक्ड है, मतलब इतने सारे ऑप्शन है इसके अंदर। फिर मैं हैमबर्गर मेनू में जाता हूँ, यहाँ पे जैसे प्रोक्यूरमेंट सोर्सिंग में मॉड्यूल है, प्रोक्यूरमेंट एंड सोर्सिंग। इसके अंदर क्या रहेगा भाई, RFQ रिक्वेस्ट फॉर परचेस रिक्वेजिशन, सॉरी RFQ नहीं, PR परचेस रिक्वेजिशन। तो ये पहला स्टेप है हमारा प्रोसेस में परचेस रिक्वेजिशन। काफ़ी सारे स्टेप्स है लेकिन ये एकदम बेसिक सिनारियो है। अब ऑल परचेज रिक्विजिशन में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने बोला था कि उसके अंदर क्या रहेगा कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कौन सा आइटम है या सर्विस है, उसका नाम क्या है, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी और नेट अमाउंट। ठीक है, अब ये लोड हो रहा है, एक मिनट, थोड़ा स्लो है सिस्टम, लोड है तो टाइम लगता। तो ये चार लाइन्स हमेशा याद रखो आप लोग, आइटम कोड, प्रोडक्ट नेम, यूनिट, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और नेट अमाउंट। इसमें एक ऑलरेडी परचेस रिक्विजिशन बना हुआ है, किसने बनाया है, सारा थॉमस ने बनाया। इसका परचेस रिक्विजिशन का स्टेटस है क्लोज्ड, मतलब ये PR जिसको PO में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं क्लिक करता हूँ परचेस रिक्विजिशन नंबर पे, थोड़ा सिस्टम स्लो है, थोड़ा सब्र करो, डेमो सिस्टम है। ठीक है, अब इसमें क्या है, लोग मेंशन लेट्स से कहते स्टेशनरी आइटम्स रिक्वेस्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न है कि जनरल सप्लाई से कब चाहिए, क्या है अकाउंटिंग डेट, इसमें पुरानी डेट है 2017। मैं स्क्रॉल नीचे करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो लाइन नंबर है, रिक्वेस्टर है, कौन सी कंपनी के लिए बाय कर रहा हूँ, ये खाली PR परचेज रिक्वेजिशन के अंदर रहता है ये सारी इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये लाइन कॉमन है आपके लिए, जैसे कि आइटम नंबर हो गया, क्या है आइटम नंबर C004, ये कंप्यूटर कैटेगरीज में आता। और आइटम नेम क्या है, कैमरा, कितनी क्वांटिटी चाहिए, एक। फिर देखो यूनिट प्राइस आ गया, फिर नेट अमाउंट। नेट अमाउंट कैसा कैलकुलेट होता है, क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस, क्वांटिटी 1 इंटू 39.95, आपको सेम आप मिल जा रहा। अब ये केस में क्या है, ऑलरेडी वेंडर है
तो यहाँ पे ये ईच वेंडर से लोग खरीदेंगे, लेकिन यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। अगर गलती आप जो पास कंपनीज में क्या है, वेंडर्स की इन्फॉर्मेशन इंटर करना ज़रूरी नहीं रहता। इनफैक्ट जैसा अमाउंट भी इंटर करना ज़रूरी नहीं रहता, लेकिन एस्टिमेशन के लिए इंटर करने के लिए बोलते हैं। अब जो सेकंड जो आइटम लाइन है वो जैसे सर्विस आइटम है, सर्विस लाइन है, तो यूजुअली क्या सिर्फ कैटेगरी यूज़ कर रहे हैं, क्यों बोलते आइटम नहीं है। अब दोनों में फ़र्क ये है कि आइटम जो है आपका स्टॉक रहेगा, मतलब वो फिजिकल है चीज़ आपके पास आया तो क्या है, आप जैसे स्टॉक की वैल्यू कर रहे हो, काउंट कर रहे हो। दूसरी चीज़ भी फिजिकल है, लेकिन उसको काइंड ऑफ सर्विस इसलिए ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि छोटी मोटी एसेसरीज जिसकी ट्रैकिंग मेरे को ज़रूरत नहीं है कंपनी में। ठीक है। हाँ उसका वैल्यू है लेकिन ट्रैकिंग ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए दोनों में ये फ़र्क है। लेकिन ये आपका पीआर का स्कीम हो गया बस यूजुअली, और ये मेरा अप्रूवल हो गया। अप्रूवल मतलब मैं सबमिट करूँगा, मेरा मैनेजर अप्रूव करेगा। जब मैं अप्रूव करूँगा तो जाके क्या होगा, ये पीआर के बाद आरएफक्यू बनेगा। लेकिन शायद इसमें खाली पीओ बना दे, शायद ये लोग आरएफक्यू बना हुआ नहीं है शायद। अगर मैं देखूंगा यहाँ पे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में राइट साइड के पास, इसमें जैसा रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का फील्ड खाली है, मतलब इसको आरएफक्यू नहीं बनाया, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करे, इसको पीओ बना दिए। क्यों बना दिए भाई पीओ, कोई गेस कर सकते हैं? हाँ इसमें क्या है, ऑलरेडी वेंडर की डिटेल्स दिए हुए हैं, तो मैं कोटेशन मंगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों बोलता, मेरा वेंडर एक ही है, ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो आरएफ स्टेप कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पीओ बना दिया मैं मतलब परचेस डिपार्टमेंट। अब मैं फिर से वापस आऊँगा इधर, लेकिन आपको बताऊंगा मैं। अब पीआर के बाद क्या आरएफक्यू है, लेकिन मैं कोई सैंपल है क्या देखूंगा, अगर सैंपल में मिल गया तो अच्छा है। तो किधर है भाई, इधर आरएफक्यू, आरएफक्यू रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, यहाँ है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। इसमें सारे ऑप्शन से परेशान मत हो, बस ऑल रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन ओपन करो, तो मैं यहाँ पे क्या मिलेंगे, लिस्ट ऑफ कोटेशंस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग स्टेटस है, आरएफक्यू है, ये देखेंगे जिसमें आरएफक्यू जैसो रिसीव्ड है, रिक्वेस्ट ये क्या पहला आरएफक्यू नंबर है, लेकिन रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन किसके लिए कर रहे हैं आप, परचेज ऑर्डर के लिए। ये मैक्सिमम यूजुअली यही ऑप्शन रहता, लेकिन परचेज टाइप दूसरा भी रह सकता, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, बस एक हेड डॉक्यूमेंट टाइटल नाम दे दिए कि खाली कॉपी और मशीन चाहिए, सर्विसेज के लिए किसने रिक्वेस्ट किया उसका नाम है, पीआर से भी आ सकता, नहीं तो मैं डायरेक्टली भी कोटेशन बना सकता हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखो वेंडर काउंट मल्टीपल है, मतलब एक से ज़्यादा मेरे पास कोटेशन आए हुए हैं, और स्टेटस रिसीव मतलब मैंने मतलब कोटेशन मिला। आप स्क्रीन ओपन होने टाइम हो रहा है, लेकिन इसमें आपको दिखेगा, आप बताता हूँ मैं क्या है। देखो वही है, वही कहते लॉजिक है, आइटम नंबर है, आइटम नेम है, या फिर प्रोडक्ट नेम भी बोलते हैं उसको। ठीक है। यहाँ पे क्या है, दूसरे फील्ड्स इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए। क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है, वगैरह वगैरह। अब इसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्यों बोले तो स्टेटस अभी ओपन है, ये कोटेशन अभी बंद नहीं हुआ, मतलब अभी तो कोई वेंडर फाइनलाइज नहीं किए लोग। अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैनेज रिप्लाइज में, तो देखो मेरे पास 3 कोटेशन आए हुए हैं 3 वेंडर के पास से। ठीक है, एक ये कंपनी से आया हुआ है, अगर मैं इस पे सेलेक्ट करता हूँ दूसरी कंपनी से आया है 104, और एक 109, अलग अलग कंपनी से आए हुए हैं। ठीक है। 3 कोटेशन का 3 अलग अलग जगह से जो समय को कोटेशन आए हुए हैं, लेकिन क्या कोटेशन आया, क्या प्राइस था, उसके बारे में देखना है तो हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी है कंपेयर रिप्लाइस। अब यूजुअली कंपेयर रिप्लाइस में प्रोक्यूरमेंट वाले क्या देखते हैं कि लीड टाइम कितना है, डिलीवरी नोट कितना, डिलीवरी टर्म्स क्या है, क्रेडिट टर्म्स क्या है, मतलब उधारी कितने दिन तक मिलता। सिस्टम स्लो है, लोड हो रहा है। अब उसमें भी क्या है, देखो वही लॉजिक है, इसमें लाइन हेडर है, मतलब क्या पहला वेंडर का एक सेट हो गया, दूसरा वेंडर का ये सेट हो गया, तीसरा वेंडर का ये सेट हो गया। तीनों में क्या है, कंफ्यूजन मत हो, लेकिन आप समझने की कोशिश करो कि इसमें हो क्या रहा है। ये तो 3 वेंडर अलग अलग हो गए,
तीनों में क्या है, आइटम कॉपियर है, इसका स्कोर 55 है, इसका स्कोर 62, इसका स्कोर 60 है। क्यों है ये, इंटरनली एक फार्मूला अलग से सेट करते हैं, उसके बारे में अभी मत सोचो। लेकिन क्या है इसका स्कोर, पहला का स्कोर क्या है 580 है, सॉरी अमाउंट क्या है 580 है, लेकिन स्कोर 55 है। क्यों, शायद उसका जैसा डिलीवरी टर्म्स अच्छे नहीं है, शायद उसके जैसा क्रेडिट नोट नहीं है उसके पास। इसका स्कोर 62 है लेकिन अमाउंट ज़्यादा है, इसका अमाउंट ज़्यादा है लेकिन स्कोर कम है। तो देखते हैं राइट साइड पर आहिस्ता आहिस्ता कंपेयर करने पे। यहाँ पे तो कुछ बता रहा नहीं, लेकिन इंटरनली जैसा फार्मूला लगे हुआ रहता। ठीक है, प्लेस ऑफ लोकेशन उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है, लेकिन टोटल स्कोर के लिए उसका डेली टेंशन मत लो। लेकिन आपके पास क्या, तीनों कंपैरिजन कर सकते हैं आप, कौन सा वेंडर सेलेक्ट करना है वो लेके जैसा मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। मैं जैसा मैं एक्सेप्ट करूंगा एक वेंडर सेलेक्ट हो जाएगा और उसके अगेंस्ट क्या होगा, कोटेशन के बाद पीओ बनेगा। तो सेम प्रोक्यूरमेंट एंड सोर्सिंग मॉड्यूल के अंदर कौन सा ऑप्शन है भाई पीओ के लिए, ऑल परचेज ऑर्डर है ना। इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। तो हम लोग पहला स्टेप था आर एफ क्यू, रिक्वेस्ट फॉर परचेज, सॉरी परचेज रिक्वेजेशन पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप हो गया रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, तीसरा स्टेप है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर क्या है, आपका जो लीगल डॉक्यूमेंट आप जिसको वेंडर को भेजते हैं, मतलब सप्लायर को देंगे, या फिर जो आरएफक्यू में अप्रूव हो गया। ये भी लोड होने टाइम हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा सब्र करो, आपको दिखता कि उसमें क्या है ऑप्शंस। तो ये सारी लिस्ट ऑफ परचेस ऑर्डर रखी है, परचेस ऑर्डर मैंने भेज दिया। अब दो अलग अलग स्टेटस है परचेस ऑर्डर का, पीओ ओपन है या फिर पीओ इनवॉइस हो गया। तो लास्ट स्लाइड्स में मैं जब डिस्कस किया था पीओ की, जो पीओ क्या होता है, पीओ आप रिसीव भी करते हैं तो उसका स्टेटस रिसीव हो जाएगा, अगर आप इनवॉइस कर दिए तो इनवॉइस हो गया। रिसीव मतलब स्टोर वाले ने रिसीव किया, इनवॉइस मतलब अकाउंट्स ने रिसीव किया डॉक्यूमेंट कि भाई हाँ भाई, कि भाई स्टोर वाले ने रिसीव किया और उसमें बस पेपर भी आएगा पैसे मांगने के लिए, उसको इनवॉइस्ड। ठीक है, पेमेंट का स्टेटस नहीं रहता यहाँ पे, पेमेंट का स्टेटस यहाँ पे पीओ में नहीं बताता। ठीक है, बस इनवॉइस का स्टेटस रहता है, एज अ प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट में बस यहाँ पे बस बताएगा इनवॉइस स्टेटस, पेमेंट का स्टेटस यहाँ पे नहीं बताएगा। ठीक है, लेकिन यूजुअली ये रिक्वायरमेंट रहता है कि भाई पीओ का स्टेटस पूरा, जिसको मेरे को कहते इनवॉइस का भी स्टेटस देखना है, पेमेंट का भी स्टेटस देखना है, उसके लिए थोड़ा कहते हैं अलग अप्रोच है, अलग डैशबोर्ड है। तो मैं इसमें जाता हूँ, एक पीओ नंबर हो गया मेरा 34। तो ये तो जल्दी ओपन हो गया, कौन सा वेंडर के लिए है, कंपनी का नाम है, उसके अंदर देखो भाई वही सेम लॉजिक है, आइटम लाइन नंबर, आइटम नंबर हो गया, आइटम नेम हो गया। ठीक है, ये जो स्टॉकेबल आइटम है इसकी ट्रैकिंग होगी, तो इसलिए जो आइटम नंबर 1000 आ गया। किधर चाहिए, कौन से वेयर हाउस पे चाहिए, वेयर हाउस बोल तो बोला था ना मैं आप लोगों की, किचन है, साइड मतलब समझो आपका घर हो गया, दूसरा वेयर हाउस बोल तो पड़ोसी का घर हो गया। कितनी क्वांटिटी है, क्या है यूनिट प्राइस, ईच है, बॉक्स है या फिर बैग या थैला है या फिर बॉटल है या फिर लीटर है, यूनिट प्राइस क्या है भाई, फिर क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस क्या मिलता आपको, नेट अमाउंट मिल जाता, फिर टैक्स भी आता। तो ये जिसका क्या क्या मेरा पीओ, पीओ के बाद क्या आता, लेकिन पीओ बनने के बाद मैं रिसीव करूंगा है ना। तो ये जिसको रिसीविंग का स्क्रीन है, ये केस में तो कहते मैं कहते ऑलरेडी रिसीव होगा तो इधर बताता, लेकिन वो रिसीव अगर न्यू करना है तो मैं इधर करता हूँ मैं थोड़ा अब ये डिसेबल क्यों है, ऑलरेडी ये इन्वॉइस हो गया, इन्वॉइस मतलब रिसीव भी हो गया और इन्वॉइस्ड भी हो गया। लेकिन क्या रिसीव, अगर मैं इस पर क्लिक करके देखूंगा तो वही ऑप्शन है उसमें, ये बता रहा कलते जी आर एन या फिर जी आर वी या फिर प्रोडक्ट रिसीट हो गया। इसके अंदर मैं लाइन्स में जाके देखूंगा तो वही है, वही सेम चीज़ है रिपीट हो रही है। ठीक है, फिर जैसे इनवॉइस, सॉरी रिसीव के बाद फिर अकाउंट्स का जो हिस्सा है वो है इनवॉइस का,
इनवॉइस का भी सेम है, अगर इनवॉइस अगर हुआ, अगर नहीं हुआ इनवॉइस, तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा मुझे इनेबल इनवॉइस करने के लिए। लेकिन ये केस में क्या, इनवॉइस हो चुका है तो यहाँ पे ऑलरेडी इनवॉइस जनरल में आ गया, मतलब ये इनवॉइस हो चुका, पोस्टिंग हो गई इसकी, मतलब अकाउंट्स वाले ने बुक कर लिया। जैसा कि आप बुक करेंगे तो क्या आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो वही है, इनवॉइस नंबर आ गया, ठीक है। फिर मैं लाइंस में जाके देखता हूँ तो फिर वही आपके पास वही सेम सेम टेबल का स्ट्रक्चर है। अब टेबल के स्ट्रक्चर में बता रहा है कि कौन सा पीओ नंबर है, लेकिन ये कॉमन है। वही आइटम कोड हो गया, आइटम नेम हो गया, वेयर हाउस हो गया, आपका क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, नेट अमाउंट। तो ये आपको ये 5-6 कॉलम्स याद रखो। और ये परचेज रिक्वेस्ट हो गया अपना, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन हो गया, फिर पीओ हो गया, फिर प्रोडक्ट रिसीप्ट या जीआरएन हो गया, फिर इनवॉइस हो गया। लास्ट स्टेप है पेमेंट का। पेमेंट का जैसा ऑप्शन यूजुअली अकाउंट्स पेएबल में रहता है। अकाउंट्स पेएबल मतलब वो मॉड्यूल है जो वेंडर से डील होता है, सप्लायर से डील होता है, यानी दुकान वालों से डील होता है, जिसको हम जिसके पास हम खरीदते हैं, ठीक है, वो अकाउंट्स पेएबल में आता। अब अकाउंट्स पेएबल में यहाँ पे ऑलरेडी पेमेंट्स है। यहाँ पे ये है मेरा वेंडर पेमेंट जनरल। लेकिन इसमें फ़र्क ये है, आपको वेंडर पेमेंट जनरल में आपको आइटम क्वांटिटी लाइंस नहीं दिखेंगे, आपको सीधा सीधा एक ही चीज़ दिखेंगी बस, वेंडर वेंडर को से वेंडर को कौन से बैंक से पैसा देना है बस। ये यहाँ पे फ़र्क ये है पेमेंट में। आप ये वीडियो बार बार देखो, समझ में आएगा आपको। देखो यहाँ पे आइटम कोड वगैरह नहीं है इधर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये वेंडर है भाई, ये वेंडर को आप जैसा पैसे दे दो, किस में दूँ, करेंसी यूएसडी में दे दूँ, अच्छा। यहाँ पे अमाउंट मेंशन करा हुआ नहीं है, ठीक है, मतलब ये ड्राफ्ट में है। किसका पे करूँगा मैं, चेक से दूंगा मैं, कौन से बैंक से दूंगा, मेरा कोई बैंक है उससे दूंगा मैं, ठीक है। तो ये एक ट्रांजैक्शन है पेमेंट का। एक एक्स्ट्रा चीज़ बोल देता हूँ, ज़रूरी नहीं समझने के लिए, लेकिन एक्स्ट्रा है। तो पेमेंट में क्या होता है, आपका बैंक में से पैसा कम होता और वेंडर को पैसा जाता, ठीक है, मतलब वेंडर को देंगे ना पैसा, जो आपके बैंक से पैसा कम हो गया तो डेबिट रहता है, क्रेडिट रहता, क्रेडिट होता, ठीक है। बैंक में से अगर पैसा कम हुआ, क्रेडिट हो गया, पैसा किसको मिलता, वेंडर को मिलता है ना, तो वेंडर हो गया डेबिट। तो ये रहा अपना एंड ऑफ द सेशन। सॉरी लास्ट टाइम जैसे रिकॉर्डिंग मिस हो गई, तो क्या है जैसे मैं फिर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कुछ कन्फ्यूजन है, क्वेश्चंस पूछना है तो फिर से पूछो, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में होगा अपना सेल्स का साइकिल, वैसे ही उल्टा। थैंक यू।